नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। सर आपका बहुत स्वागत है और हम शौर्य पथ में चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और सवाल जो पिछले 2 साल पहले भी उठा था, आज भी उठ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच के ताज़ा हालात क्या हैं। और खास करके ये सवाल तब उठ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देशों के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की उनसे बातचीत की है। क्या कोई भारत बीच का रास्ता ढूंढने की जो कोशिश है उसमें कोई रोल अदा कर रहा है? साथ ही साथ ये सवाल तब उठ रहा है जब रूस के चुनाव के नतीजे भी आए हैं। तो ऐसे में ये जो तीनों सवाल है इसका जवाब आप क्या देंगे? अंकित देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात है वो तो चल रहा है जैसे पहले था। मतलब पिछले कुछ महीनों में जो हम लोग अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि रूस ऊपर है, उसका पलड़ा भारी है, यूक्रेन में कमी है, हथियार की कमी है, एम्यूनिशन की कमी है। जेलेंस्की हर समय बोले जा रहे हैं और कल ही देखिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बोला है। उन्होंने जो यूक्रेन में उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है और अमेरिका की सुरक्षा जो है वो खतरे में है। इस समय जो हालात वहां पर हैं, जिस तरह से रूस हर तरफ से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी उसकी डाउन नहीं है, वो भी आगे चल रही है। वो अपने इन्वॉल्वमेंट उसने वहां भी कर रखा है इजराइल और अरब में, मतलब मैं कहूँगा अरब कंट्रीज में, हौतीज के साथ कहिए या पैलेस्टीनियंस के साथ कहिए, वहां भी कर रखा है। तो ये सब देख करके इनको फर्क तो पड़ रहा है वहां पर। और ये जो इन्होंने अगर हम कुछ पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है अगर हम उस पर ये डालें तो देखिए, जो आज जैसे आपने कहा सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पुतिन दोबारा 6 साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं, वो भी तकरीबन 88% वोट्स के साथ। तो लेकिन वेस्ट तो कह रहा है कि नहीं, देखिए वेस्ट तो कहेगा, वेस्ट तो कहता रहा है, लेकिन बाकी में इसी पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट ने कुछ नहीं कहा। बाकी भी जहां इलेक्शंस हो रहे हैं कुछ नहीं कहा। लेकिन आप यही देखिए, हंगरी ने कांग्रेचुलेट किया है। हाँ, और हंगरी कहां पर इनके साथ है? भारत ने भी कांग्रेचुलेट किया, भारत ने किया है, चीन ने किया है। तो अब वो बोलने से तो ऐसी कोई चीज आएगी नहीं। अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने तो यहाँ अमेरिकन्स या अमेरिका में लोग कहते रहे हैं कि रूस जो है इन्फ्लुएंस करता रहा है उनकी प्रेसिडेंशियल वोटिंग। बिल्कुल। तो अब इस चीजों का तो खैर हम नहीं जाएंगे, अगर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट लड़ाई पर तो पड़ना तेज होगी, स्वाभाविक है। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा था पिछली बार, अभी रूस ने अपने आप को एक फर्म ग्राउंड पर, जिसे कहते हैं बहुत मजबूत स्थिति में कर लिया है। उसकी एम्यूनिशन प्रोडक्शन 2.5 गुना से लेकर के 5 गुना तक बढ़ गई है। चाहे आप आर्टिलरी लीजिए, चाहे ड्रोन्स लीजिए, या बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके पास, रॉकेट्स लीजिए, उनके बारे में। अब आप देखिए, जेलेंस्की का कहना है कि पिछले इस महीने में 900 बॉम्ब्स करीब दागे हैं रूस ने इनके ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा हैं। पिछले ऐसे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि ग्लाइड बॉम्ब्स हैं। इन्होंने ग्लाइड बॉम्ब्स को, जो फ्री फ्लाइंग बॉम्ब्स थे, उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैकेनिज्म लगा करके और फायर कर रहे हैं। तो नुकसान बहुत हुआ है। अब नुकसान की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हुआ है, जी हाँ, मैक्सिमम एक तरफ है। इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन पहले हम अगर यूक्रेन का देखें तो देखिए, अभी 3 दिन पहले जो मैसिव कहा जा रहा था कि संडे को जो है, सोमवार को सबसे ज्यादा मैसिव, मतलब कहते हैं आज तक इतनी बड़ी स्ट्राइक रूस ने नहीं की थी, जहां 150 तकरीबन उन्होंने एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वहां दागे हुए हैं, जिसमें कि 31 तो सिर्फ मिसाइल्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, किंजल, और 29 इनकी दूसरी जो मिसाइल्स थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, जो सवाल है कि इतनी ज्यादा एम्यूनिशन रूस फायर कर रहा है। और अगेन मैं कहूंगा, जेलेंस्की का ही कहना है कि जहां ये एक बॉम्ब या आर्टिलरी शेल डाल रहे हैं, दाग रहे हैं यूक्रेन रूस के ऊपर, 22 गुना जो है वो
यूक्रेन रूस इनके ऊपर मतलब डाल रहा एक है के बदले 22। 22, जहां तक आर्टिलरी और रॉकेट्स की बात है। कहने का उनका मतलब यह है, अगर आप दूसरे शब्दों में देखा जाए, इनका यह कहना है कि इनके पास इतनी कमी है डिफेंस एमिनिशन की कि वो मैच नहीं कर पा रहे हैं और रूस जो है काफी आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 बैलिस्टिक और 29 हम इसकी बात कर रहे थे किंजन मिसाइल्स की, कि इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है यूक्रेन ने, लेकिन फिर भी डैमेज बहुत हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, खार्किव में परसों में जो उन्होंने किया है रूस ने, खार्किव में पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है और वहां पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही डैमेज हो गया है। तो ये जो है काफी कुछ वहां फर्क पड़ गया है। रूस ने एक और डोनेस्क रीजन में, पिछली बार हमने कहा था उसने एक अद्विका, उसके साथ एक और विलेज लिया था, अब डोनेस्क में उसने एक और विलेज कैप्चर कर लिया है। तो मतलब रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उसके ऊपर जो यूक्रेन ने किया वो भी हम आगे देखेंगे क्या है, लेकिन जो है वो कंटिन्यू करते जा रहा है अपने मिशन में और एरियाज कैप्चर किया जा रहा है। और डोनेस्क और खार्किव में तो मैक्सिमम वहां पर फायरिंग कर रहा है। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात किया था। दूसरी लेकिन तो अभी तक यूक्रेन ने हाथ खड़े नहीं किए नहीं किए हैं। देखिए, और उसकी तरफ से भी भले ही कम हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज है यूक्रेन में कम क्या हुआ है कि यूक्रेन की जो पहले आप देखिए शुरू में, अगर आपको याद है 1 साल पहले जब हम लोग बात कर रहे थे इसमें, वहां पर सिविलियंस का जो विल टू फाइट बहुत थी। सड़क पर आगे खड़े हो जाते थे, वो अपोज करते थे इनको, रूस को, और ये उनके ऊपर फायर तो कर नहीं सकते थे, सिविलियन निहत्थे हैं जो वहां। अब वो विल टू फाइट खत्म हो गई है, अब वो कम हो गई है, आर्म्स एम्युनिशन भी कम हो गए। यूक्रेन के सोल्जर्स ने, बीच में न्यूज आई थी, जो कि सरेंडर कर दिया था रूस को सीधा, क्योंकि इनके पास है नहीं वो चीजें, इनके पास सोल्जर्स नहीं है फाइट लड़ने के लिए। मैक्रोन को बताइए, कहना पड़ा था कि यूरोपियन यूनियन अपने जो है फौज भेजे वहां लड़ने के लिए। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि उन्होंने बोला है कि लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाईज में उन्होंने बोला था, और जिसको कि अब डायरेक्टर जो इनके फॉरेन उसके रिलेशन फॉरेन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने रूस के, उन्होंने इसको और बड़ा बना दिया है कि फ्रांस जो है जल्दी ही अपने सोल्जर्स भेजेगा। और उनका ये कहना है कि जब ये होगा तो ये तो पूरा नाटो के खिलाफ हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो पा रहे हैं कि वो मजबूत स्थिति में है, खास करके जब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन्वॉल्व हो गए हैं इजराइल हमास में लड़ाई में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रूस के फेवर में जा रही हैं। दूसरा देखिए, इलेक्शन के टाइम में, अब जहां तक यूक्रेन का सवाल है, इलेक्शन के टाइम में भी यूक्रेन ने भी तकरीबन 150 के आसपास मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, जो इन्होंने काफी मार गिराए थे। बट एक दो जो है इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरा, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब इनके गैस स्टेशन पर, आपको पता है रिफाइनरी पर भी गिरा था। एबी रिफाइनरी, एबी 21 या 31 रिफाइनरी है, वहां गिरा, सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, वहां पर हुआ, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया रूस ने। और अभी देखिए, कल परसों अमेरिका ने बोला है यूक्रेन को कि वो जो है ज्यादा रूस के अंदर टारगेट नहीं करे, और खास करके उसके एनर्जी और बाकी सेक्टर्स पर। और देखिए, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि अमेरिका कह रहा है, जहां रूस जो है टारगेट कर रहा है यूक्रेन के इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर्स को, कि तो अमेरिका भी डर रहा है। अमेरिका डर इसलिए रहा है कि देखिए, अभी भी 32% एक्सपोर्ट किया है अपने एनर्जी और ऑयल का रूस ने यूरोपियन यूनियन, नाटो और इनके लोगों के पास। तो बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इनको भी पता है कि अगर ये हुआ, रिटेलिएशन इनकी बंद हो गई, तो इनकी भी मुश्किलें होने वाली हैं। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के चल रहे हैं। और यूक्रेन ने इवन इलेक्शन के टाइम खेरसोन और जापोरिजिया जो कैप्चर किया है रूस ने, वहां भी रूस ने बूथ्स लगाए थे, इलेक्शन बूथ्स, वहां पर भी इन्होंने फायरिंग की थी उन जगहों पर भी। तो ये भी ये करते रहे हैं, यूक्रेन भी करता रहा है उसमें। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन को अभी देखिए एड कुछ तो मिल रहा है अमेरिका से, हालांकि नहीं ज्यादा मिल रहा है, और सभी उस पर लगे हुए हैं कि नहीं मिलेगा तो आगे होगा क्या। नाटो को लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने तो अभी तकरीबन उनको $4.8 बिलियन का
टोटल मदद दे रहे हैं। इवन लिथुआनिया जो है तकरीबन $38 मिलियन दे रहा है, इनको डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया को दे रहा है कि वहां से जो है एम्युनिशन इनके पास आएगा। तो तकरीबन कह तो रहे हैं, लेकिन सामान अभी तक आ नहीं रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। और इन्होंने ये प्लान किया है कि रूस का जितने इन्होंने एसेट्स फ्रीज किए थे उसके जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उसके 90% यूक्रेन को दिए जाएं, 10% यूरोप अपने जो बाकी चीज़ें हैं उसमें रखेगा। तो इसका रूस ने विरोध किया है कि भाई इंटेंशनली तो कर नहीं सकते अभी वो, और ये अगर करेंगे तो भी एक्शन लेगा। तो ये जो है यूक्रेन ने अपने अटैक्स जारी रखे थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फर्क देखा जाए तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट बेलगोरोड जो कि बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, उस पर जरूर फर्क पड़ रहा है। वहां इन्होंने तकरीबन 13 लोग मारे गए थे पिछले 1 महीने के अंदर, और वहां पर जो है रूस अब उसको सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है। बल्कि वहां से इन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए थे और तकरीबन 9000 बच्चों को वहां से वो शिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि उनके ऊपर फर्क नहीं आए। लेकिन रसा ने उस इलाके में अभी अपने टैंक्स, आर्टिलरी और रॉकेट्स ज़्यादा डिप्लॉय कर दी हैं। उनके T-72 B3 टैंक्स हैं जो उन्होंने नया वर्जन था उसको वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पर। और उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर कि कुछ कर सकता है यूक्रेन, उनके रेंज में है, जहाँ पर उस टाउन को ये पहले से भी करता रहा है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हुआ है इनका, तो वहाँ पर उसके मेजर से ले रहे हैं। और देखिए पुतिन तो अपने उन्होंने बोल रखा है कि वो चलते रहेंगे जब तक उनका एम अचीव नहीं होता है। और ये इवन नाटो की देखिए उनको भी बहुत डिलेमा में है कि करें क्या, यहाँ से लेकर के इजराइल तक। और नाटो के जो मिलिट्री कमेटी के चीफ हैं बॉब बॉर नाम है उनका, उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि कीव में गए थे, उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट जरूरत है यहाँ पर आर्म्स एम्युनिशन की, कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की लड़ने की ताकत और लड़ने की इच्छाई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हालत वहाँ की है। और अगेन बात वही पड़ रही है, देखिए नुकसान तो सबसे ज्यादा हो रहा है यूक्रेन का, क्योंकि सैटेलाइट्स अभी भी इन्होंने सर्वे किया था 40% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रखा है, लोग मैक्सिमम बाहर हैं, डेथ्स इतनी हो गई हैं, तो करें तो क्या करें। और इतने बिलियंस अगर ये देते रहेंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो कहाँ से आएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है, ये बातचीत देखिए, जो हम जिस बातचीत की बात कर रहे हैं कि अभी हुई है, आज एक बाइक बातचीत नहीं हुई है, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बात करते रहे। आपको याद है कि जब इन्होंने इनका फेमस कमेंट हर जगह गया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, G20 जब उन्होंने वहां पर मैसेज दिया था 2022 में इंडोनेशिया में, तो ये बड़ा साफ उन्होंने बोला था, और 1 to 1 ऐसे नहीं कि इन जनरल स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने क्लियर बोला था वहां पर। और शुरू से पक्षधर इसी के रहे हैं। और हम लोग पहले भी एक बार हमने कहा था कि इंडिया इसमें भारत एक भूमिका निभा सकता है, निभा इसलिए सकता है कि दोनों से संबंध है, रूस से भी और यूक्रेन से भी। आप याद कीजिए कि जब लड़ाई ये शुरू हुई थी तो उस समय क्या हुआ था 2 साल पहले, जब ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था, 22,000 हमारे जो वहाँ बच्चे, वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनको निकालने के लिए, तो वॉर 6 घंटे रोकी गई थी लड़ाई। और क्यों रोकी गई थी आपको पता है, दोनों से बात करके रुकवाई गई थी। आज तक शायद हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ होगा ये। तो ये एक संबंध दिखाता है। और 2 चीजें, अगर ये संबंध है, वो इतना विश्वास करते हैं, संबंध से ज्यादा इच्छा शक्ति भी दिखाता बिल्कुल है, वही, आपको ये करने की इच्छा शक्ति है। और इसी वजह से ये भी इच्छा शक्ति है भारत की कि भाई वहां पर जो है हम ये चीज बंद हो, और भारत हमेशा मानवीय सहायता जारी रखे यूक्रेन में, और पुतिन से भी इन टच में रहे हमेशा इसके, और हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते रहे हैं इनको। इनसे जो आप देखिए, अब जो 20 तारीख को बात हुई है प्रधानमंत्री की, पहले इन्होंने बात की पुतिन से, उनको कांग्रेचुलेट किया जीतने में, और उनसे फिर उन्होंने हर एक चीज की बात की, पुतिन ने भी। बल्कि उन्होंने तो एक तरह से मोदी जी को ऑलरेडी एडवांस में कांग्रेचुलेट कर दिया कि इलेक्शन के लिए। तो ऐसी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपस के संबंध ऐसे हैं। बिल्कुल।
तो ये संबंध जो है आगे लेकर के जा सकते हैं, जिसका बिल्ड किया जा सकता है इसके ऊपर। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ने इच्छा शक्ति दी है, जेलेंस्की ने भी, पुतिन ने भी बातचीत की। हाँ, ये अलग है, दोनों के मानदंड अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने हैं। देखिए कल की है चीन के जो अभी स्विट्जरलैंड जल्दी ही वो एक मीटिंग करने जा रहा है वहां पर, इसी के बारे में, वॉर के लिए बारे में, कि इसमें शांति कैसे, शांति व्यवस्था कैसे कायम करें। और उसमें कई देश आएंगे, चीन ने भी बोला है वहां जाने के लिए कि हम जाएंगे वहां, उसमें पार्ट लेंगे। और उनके एम्बेसडर ने बोला है कि देखिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग हैं, रूस के और इनके यूक्रेन के, इसी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है दोनों से, और एक मंच पर आने की बात हुई है, देखिए दोनों ने इनवाइट किया है मोदी को, मोदी जी ने पुतिन को इनवाइट किया है, और पुतिन ने इनको इनवाइट किया है, प्राइम मिनिस्टर को। यूक्रेन ने भी इनवाइट किया है, और आज मेरे ख्याल से यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत एक हाई लेवल डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं। और उस डेलीगेशन में देखिए बात सिर्फ जो आ रहे हैं डेलीगेशन के साथ कॉमर्स और बाकी चीजें की तो होनी है, इकोनॉमी, ट्रेड, और लेकिन मेन चीज तो ये भी रहेगा। और इससे पहले देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे पिछले दिसंबर में वहाँ रशिया में, क्योंकि वहाँ समिट मीटिंग नहीं हुई थी इस साल, तो वहाँ गए थे। उन्होंने यूक्रेन में भी बात की थी, हमारे एनएस से भी जा चुके हैं रूस में, और यूक्रेन में भी बातचीत कर चुके हैं। तो एक ग्राउंड बिल्डअप करने के बाद लगा है, मतलब बैक चैनल चीजें चलती रही हैं। और जब एक वो कहते हैं हम कि एक वो रोशनी दिखाई पड़ी है, कि उस रोशनी को हम बढ़ा सकते हैं और एक मंच पर बातचीत कर सकते हैं। विदेश मंत्री को रूसी भाषा भी अच्छी आती है। नहीं बिल्कुल, वो तो अब देखिए उनको तो पोस्टिंग भी उनकी रूस में हुई थी, वो तो हर एक चीज में, रूस में, चीन में, मतलब वो तो रह चुके हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए अभी मेरे से मैं ये कहूंगा कि एक स्टेज बन चुका है, और भारत सेंटर स्टेज पर आ चुका है यहाँ पर, कि ये है भारत कर सकता है। और देखिए एक इतनी अगर बड़ी बात हुई है, इससे पहले देखिए ब्लिंकन से भी बात होती रही है यूएस अमेरिका में, वहां से भी होती रही है, इधर भी होती रही है। तो ये लग रहा है, सभी को लगा है कि भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है। और ये अमेरिका ने भी पहले बोला हुआ है कि वो चाहेंगे कि भारत ये मध्यस्थता करे। चीन चाहता है नहीं चाहता हम नहीं कर सकते, बट ये तो चाहेंगे। और ये फॉरेन मिनिस्टर नेसी की विजिट ने एक ग्राउंड बनना था। बाकी बैक चैनल जो आप बात कर रहे हैं ये होती रही हैं, और इससे लग तो ही रहा है कि देखिए ये आगे ये बातचीत बढ़ेगी। और कम से कम अगर हमारे प्रधानमंत्री उन दोनों लोगों को आमने सामने ला सकते हैं, या उनके व्यू पॉइंट्स ला सकते हैं, हाँ इतना जरूर होगा कि कोई एक स्टेप पीछे जाए, कोई आगे आए। अब वो चीज तो बाद में बनेगी, बिल्कुल बातचीत में होता है, किसी को आगे जाना पड़ता है, किसी को पीछे जाना पड़ता है। बट वो वहां तक पहुंच गए हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर कुछ नहीं हो, अगर बाकी चीज नहीं हो, अगर रुक भी जाए युद्ध, जहां है वहीं रुक जाए, तब भी ये मानवता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद बाकी चीजें बातचीत हो सकती हैं, नेगोशिएशन चल सकते हैं, बट एटलीस्ट शांति तो बहाल हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और एक और युद्ध का जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास का संघर्ष है। और कहीं ना कहीं इसने भी पूरी दुनिया को एक तरीके से चिंतित किया है, इस युद्ध ने भी। और ये भी युद्ध बदस्तूर जारी है, और आप लगातार कहते रहे हैं कि ये युद्ध भी लंबा चलेगा। तो इस युद्ध की क्या स्थिति है, और बाइडेन का जो इजराइल का प्रस्तावित दौरा है उसका क्या असर होने वाला है? अंकित, इसमें देखिए इस युद्ध की आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग पूरी कवरेज करते रहे हैं, देखते भी रहे हैं कि जो हालात वहां पर हैं। और आज भी देखिए 32,000 से ज्यादा लोग फिलिस्तीनियंस मारे गए हैं। इजराइल का टोटल ले लें तो तकरीबन 2,000 से कम ही है, 1600-1700 इंक्लूडिंग उनके फौज के तकरीबन 267 या 70 की उन्होंने बताई थी ये फिगर। और इसमें 75,000 के आसपास तो इंजर्ड हैं। मानवीय त्रासदी सबसे बड़ी हो गई है अभी, मतलब अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी इस तरह की हुई नहीं थी जो अभी हो रही है,
कि वहाँ लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी से लेकर के खाने पीने की चीज़ें। और अभी यूएनओ ने कई बार बोला है बिल्कुल कि सब वहाँ पर बिल्कुल फेमीन, मतलब भुखमरी की स्थिति जो किसी ज़माने में 50-60s में होती थी, वो होने वाली है। और ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होगी, ये सब कुछ होते हुए भी, और ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक सवाल है लड़ाई का, राफा की सबसे बड़ी मुश्किलात वहाँ हैं। 14 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने ही बोला था नॉर्थ खाली करके वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पर सबसे मुश्किल है कि वो बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर पर है, तो मतलब ये और अंदर जाएंगे। और राफा में पहले हुआ था कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अब नेतन्याहू का कहना है कि अगर जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो ये हमास ख़त्म नहीं होगा, कि वहाँ पर हैं और हमारा एम अचीव नहीं होगा। दुनिया में सबने वार्निंग दे दी है। इनफैक्ट देखिए, अमेरिका खास करके जो बाइडेन बिल्कुल जो है सहमत नहीं है इजराइल के इस ऑपरेशन से, कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि एक 4 दिन पहले अभी न्यूज़ में था, दबे हुए न्यूज़ में था मैं कहूँगा, कि एक मिलिट्री टीम गई हुई है इजराइल की अमेरिका में डिस्कस करने के लिए कि कैसे ऑपरेशन इसको आगे बढ़ाया जाए, राफा का जो है, और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं। लेकिन ये चल रहा है। अभी उन्होंने 7 मारे गए थे वहाँ पर। अब उसमें पता तो लगता नहीं कि कितने सिविलियंस हैं, कितने हमास के फाइटर्स हैं, बट इन्होंने कहा कि अल-शफा के पास जो गांव है वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 50 फाइटर्स को मारा है। अब लेकिन उसकी कोई पुष्टि तो ऐसी आती नहीं है। और जो जहाँ तक इसका हमास का सवाल है, हमास भी रुक नहीं रहा है। इवन नॉर्थ गाजा में देखिए आज की हालत में कुछ छिटपुट घटनाएं, जहां कहा गया था कि इन्होंने पूरे हमास को साफ कर दिया है, वहां भी हमास साफ नहीं हुआ है। वहां भी छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं, जहां पर कि हमास के लड़ाके वहां पर फायरिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें अभी भी वहां चल रही हैं। हौतीज का देखिए, हौतीज का वो भी अटैक अपने जारी रखे हुए हैं रेड सी में और अदन में, गल्फ ऑफ अदन में। यहां तक कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल लेंगे। और इतनी फोर्स होने के बाद, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। हालांकि देखिए, कल की न्यूज़ थी कि उन्होंने ये बोला है कि चीन और रूस के जो जहाज हो गए उनके ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। कारण, और ये बहुत बड़ा चीज नहीं आई, कारण ये था कि कतर यमन में चीन के और रूस के दोनों के जो है ऑफिशियल्स गए थे, जहां पर ये बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये तो खैर नहीं आ सकता, पूरी न्यूज भी नहीं आई, लेकिन एक चीज जरूर आ रही है कि हौतीस को ये लग रहा है कि चीन के अगर साथ में रहेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक चीज यमन के जो हौतीस हैं ये लेके चल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ये दिया हुआ है। ये दूसरी चीज जो जहां तक नुकसान की बात है, देखिए फिलिस्तीन में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रखा है ऑलरेडी। अमेरिका में ऑलरेडी जो मैं लेटेस्ट, आपने देखा होगा, सर्वे किया है न्यूज में जो आ रहा है कि 60% अमेरिकन चाहते हैं कि ये रुके। हालांकि 40% ये भी कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है सही है, लेकिन 30% जो है ये भी कह रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, इजराइल ज्यादा कर रहा है। तो ये भी अमेरिका में भी अब बहुत ज्यादा उतना सपोर्ट नहीं है जितना था। हालांकि ज्यूज का है और इलेक्शन का टाइम है, इसका बहुत इफेक्ट है। 8 मिलियन मतलब तकरीबन 80 लाख ज्यूज हैं अमेरिका में, जो बहुत ज्यादा, आपको पता है कि कितना ज्यादा पावर होल्ड करते हैं वहां पर। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर और जो बाइडेन का आ गया है बयान कि वो नेतन्याहू से खफा हैं, वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि ये रोका जाए। इनफैक्ट आज ही अमेरिका एक प्रस्ताव ला रहा है यूएन जनरल असेंबली में, जहां पर कि ये कहा जा रहा है कि इमीडिएट और सस्टेन्ड सीज फायर होना चाहिए। उन्होंने वो भी जोड़ा है कि इसके साथ जोड़ा है कि हॉस्टेज रिलीज भी होनी चाहिए हॉस्टेजेस की, और बाकी भी ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें वो भी होनी चाहिए। बट ये एक बड़ी चीज आ रही है वहां पर। और हम बात कर रहे थे कि 80 लाख 8 मिलियन वहाँ ज्यूज हैं, उसके साथ ये भी है कि करीब 85 लाख मुस्लिम्स भी हैं अमेरिका में।
तो अगर ये 80 लाख अगर ट्रम्प के साथ जाते हैं और कुछ इनमें से मुस्लिम इधर जाएंगे, तब भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है इनके वोट परसेंटेज पर। तो ये जो है काफ़ी फर्क हो रहा है वहाँ व्यूज़ में, खास करके अगर देखा जाए हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो वो एक चीज़ है जो कि इफेक्ट ला रही है और जल्दी में है। दोनों आज देखिए ब्लिंकन थे, ऑलरेडी गए हुए थे कतर में, वहाँ जहाँ की इजिप्ट, जॉर्डन, कतर और ये मिलकर के बात कर रहे थे कि शांति प्रस्ताव हम आगे बढ़ाएं। CIA चीफ और मोसाद चीफ दोनों वहाँ कतर में हैं, इन्हीं चीज़ों को कि एक और प्रपोजल ये दें इनको, हमास को। तो ये भी वहाँ बातचीत चल रही है। और जो बात ये भी चल रही है कि अगर रोका जाए तो कौन जो है संभालेगा एडमिनिस्ट्रेशन गाजा का और वेस्ट बैंक का। ये इन्होंने जो है उसमें इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, PLO के भी चीफ को उन्होंने बुलाया है। उन्होंने उसमें एमिरेट से भी लिया है, प्लस उन्होंने जो गाजा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी लिया है। तो ऐसे लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आए। लेकिन देखिए 3 महीने से, 3 का तकरीबन 4 महीने होने जा रहे हैं जब ये बातचीत चल रही है। और हमने पिछली बार भी कहा था कि जब तक कुछ ग्राउंड दोनों छोड़ेंगे नहीं तब तक बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इजराइल चाहता है कि पूरे युद्धबंदी छोड़े जाएं और हमास जो है उसका खात्मा हो। हमास चाहता है कि ये इजराइल पूरा का पूरा गाजा खाली करे और सारे इनको जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको छोड़े और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको वापस करे, क्योंकि इन्हीं की गवर्नमेंट वहाँ पर थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी मुश्किल हैं, जो कि चलनी लग नहीं रही है कि इतनी जल्दी अगर ये बात बन पाएगी अगर इस चीज़ पर नहीं आया। हालांकि ओमान में देखिए चीन और रूस भी अपना वो एजेंडा उनके साथ लेके बातचीत कर रहे हैं। तो कई जगह पर ये बातचीत चल रही है। तो इस तरह अगर ये हम तो कहते हैं कि कोई भी करे, कोई भी पहल ले, अगर बातचीत हो जाए, शांति वहाँ स्थापित हो जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन देखिए अल-शिफा अस्पताल है, उसके आसपास गांव में भी सर्च कर रहा है इजराइल, क्योंकि यहाँ पर लड़ाके छिपे और मिले भी हैं वो कह रहे हैं। तो वो भी एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है कि नेतन्याहू उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और हमास कौन है, क्या है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, किसी को खबर नहीं है, हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज मिलिट्री तो है नहीं जो पता लग पाएगा। तो इस वजह से, लेकिन देखिए इजराइल में भी अपोजिशन बहुत हो रहा है। इजराइल में जो इनके अपोजिशन लीडर हैं, उनका नाम आई थिंक याऊल लिपिड करके हैं, जिन्होंने क्लियर बोला है नेतन्याहू गवर्नमेंट को कि भाई आप ये बंद कीजिए, अभी जितना जो ये है प्लान आप छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट प्लान जो आप राफा का कर रहे हैं इसको रोकिए और हमास के साथ बात कीजिए हॉस्टेज रिटर्न का, कि हमें वो ज़्यादा ज़रूरी है उसका। और जैसे मैंने कहा कि हालत तो वहाँ काफ़ी वो है, बहुत ख़राब है। 35-40% इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चला गया है तो आप सोचिए कि है क्या, जबकि गाजा वॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। उसका 35% का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। 35% तो जो भी सर्वे में है उससे हो सकता है ज़्यादा ही होगा। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी कोशिश का फ़ायदा नहीं हो रहा है, एड वहाँ पर जा नहीं पा रही हैं। और हालांकि एक और न्यूज़ है कि चीन के जो इन्वॉय हैं वो इस्माइल हानिया जो हमास चीफ है उससे उन्होंने मुलाकात की है कतर में, और ये पहली बार उनकी मुलाकात हुई है इस लेवल पर। तो अगर वहाँ से भी वो भी फार्मूला निकाल सकते हैं तो एक अच्छी बात होगी। तो अगर कहीं से भी आ जाए, भारत तो हमेशा ये कहता रहा है कि शांति हम चाहते हैं हर जगह। हाँ, इंडिया का पक्ष शांति बिल्कुल शांति है। तो अगर वो आ जाए वहाँ पर तो एक बहुत अच्छी बात होगी इजराइल के लिए भी, पैलेस्टीन के लिए भी। हाँ, हम भारत ये भी कहेगा कि दोनों की इंटरेस्ट देखे जाना चाहिए, इजराइल का भी कि अक्टूबर 7 जैसी दोबारा नहीं हो घटना, और पैलेस्टीनियंस का भी शांति वहाँ पर रह सके। सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है उससे जुड़ा हुआ है। और चूँकि मामला गंभीर होता पाकिस्तान के लिए जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश कर रहा है, उधर दूसरी ओर ईरान से भी उसकी भिड़ंत जारी है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है? अंकित, इसका सीधा वो है हमारे चाणक्य की लिख के गए थे उन्होंने। वो बोला था कि योर नेबर, आपका नेबर हमेशा आपका दोस्त नहीं रहेगा। बिल्कुल। और इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने किया क्या, देखिए इतने साल 20 साल जब अमेरिका था वहां पर, तो उससे पहले भी और उस समय भी ये तालिबान की पूरी मदद करते रहे। अमेरिका को भी किए इन्होंने, बट तालिबान की मदद शुरू से करते रहे। और इन्होंने लगा इनको, जब अमेरिका जा रहा था, कि इन्होंने ऐसा नहीं लगा कि तालिबान की विक्ट्री हुई है, जीत तालिबान को हुई है, लगा कि जैसे पाकिस्तान की जीत हुई थी। उस तरह ये लोग वहाँ गए थे, सबसे मिले थे, इनके प्रधानमंत्री से लेके विदेश मंत्री सब गए थे वहाँ। और अभी देखिए कि वहाँ पर क्या हालत है। ज़्यादा नहीं अगर हम करें कुछ, जो हम अभी इनकी हालत की बात कर रहे हैं, आप देखिए पाकिस्तान में हुआ क्या है। इलेक्शन और उससे पहले वहाँ पर भी कितनी ज़्यादा इंटरनल, जिन टेररिस्ट को इन्होंने साथ दिया, इंटरनेशनल टेररिस्ट, चाहे वो लोकल टेररिस्ट, डोमेस्टिक टेररिस्ट, तो इंटरनेशनल वाले तो एक मारा गया, चलिए बाकी भी हैं, वो आगे नहीं बढ़े। जो डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं वो जो हैं यहाँ पर इनके इतने ज़्यादा हैं, और ये डोमेस्टिक टेररिस्ट ने ही इनकी हालत खुद की खराब की। टीटीपी लीजिए, अब इनका कहना है कि ये सारे के सारे कुछ इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में हैं, वहाँ से हैं, कुछ जो है इधर ईरान से भी इन्होंने किया, कुछ ईरान से भी हैं, जबकि अफगानिस्तान ने भी उल्टा बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके खुद कर रहे हैं इनके लोग। ईरान ने भी यही कहा कि इन्हीं के यहाँ है सारे टेररिस्ट ग्रुप्स। तो एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर, मिलिटेंट ग्रुप्स इनके हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जो बाउंड्री है, ड्यूरेंट लाइन जो खींची गई थी किसी जमाने में कागज में, जिसको लेके अफगानिस्तान और पाकिस्तान चल रहे हैं, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने आज तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और जिस जहाँ की हम बात कर रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए, बलूचिस्तान की बात कीजिए, देखिए दोनों तरफ 80% तकरीबन पश्तून्स हैं जो रहते हैं, दोनों तरफ हैं। तो वो तो उनका तो खुला आना जाना है आपस में। और हमेशा ये अफगानिस्तान तो पहले से कहता रहा है कि ये तो हमारा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना नहीं है ये, और इसीलिए वहाँ पर अपराइजिंग सपोर्ट है, और ये जो है उसको डोमिनेट करते रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पर। दूसरी चीज़ देखिए, हम अगर रिसेंट इवेंट में जाएं जो 15 मार्च को हुआ था, तो बेसिकली सबसे पहला तो यही था कि जो वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर क्या, वो ट्रक लेके जाते हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही करते थे, टीटीपी और या जो भी इनके, जिनको भी ये टेररिस्ट बोलें इनको, वो ट्रक में लेके गए थे, और जा करके इन्होंने जो आर्मी बेस है अफगान बॉर्डर के पास, वहाँ पर मीर अली का जो इलाका है, वहाँ पर बेस है इनका, वहाँ पर उन्होंने जाके सीधी वो एक्सप्लोड किया, और जिसमें इनके कह रहे थे कि 7 मारे गए। हालांकि अफगानिस्तान टीटीपी का कहना है कि ज़्यादा मारे गए हैं वहाँ पर। तो ये इसकी वजह से इन्होंने, और उसमें देखिए एक आर्मी के, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कहा है 7, तो मैं 7 लेता हूँ, बट टीटीपी ने तो कहा है कि 20 से ज़्यादा। लेकिन मुख्य चीज़ ये कि आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, 2 ये ऑफिसर्स उनके मारे गए हैं वहाँ पर। पाकिस्तान ने खुद ये कबूल किया है, इसलिए इनके जनाजे में इनके प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। तो मतलब अटैक तो हुआ है वहाँ पर, किसने किया है कह रहे हो तो टीटीपी ने किया है, इनके किया है, अब ये इन्होंने ब्लेम किया है कि अफगानिस्तान से हुआ है। तो उसके इन्होंने जो 18 मार्च को फिर इन्होंने वहाँ पर इनका तो न्यूज़ ये था, पाकिस्तान के ISPR, इंटर सर्विसेज जो पब्लिक रिलेशंस है इनका, ISI का ही है, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने टेररिस्ट के ऊपर लॉन्च किया अटैक। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने एयर पावर इस्तेमाल किया, जो कि कायदे में तो नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान ने बोला है कि एयर पावर इस्तेमाल किया और सिविलियंस मारे गए, क्योंकि उनके कोई टेररिस्ट था, कोई और नहीं मारा गया है। तो वो एक न्यूज़ जो है इनके अगेंस्ट गई है। लेकिन अगर देखिए थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखिए दिसंबर में भी पाकिस्तान में अटैक हुआ था, जिसमें 23 मारे गए थे पुलिस स्टेशन में, अगर आपको याद है, इसी तरीके से हुआ था। उसमें भी इन्होंने टीटीपी को बोला था कि टीटीपी ने वहाँ पर मारा था। 18 मार्च को एक एयर अटैक अगेन हुआ था, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ, मतलब इनका आपस की कहें या अफगानिस्तान से कहें, टारगेट करते रहे हैं।
बॉर्डर पर भी हुआ था इनका एक बार, जहाँ की पाकिस्तान ने ड्रोन्स यूज़ किया था और इन्होंने अफगानिस्तान ने आर्टिलरी इस्तेमाल किया था बिल्कुल। इनके चेक पोस्ट पर। 12 दिसंबर 2022 को देखिए 6 मारे गए थे इनके पाकिस्तान जो इनके मिलिट्री के थे, और 17 इंजर्ड हुए थे आर्टी फायरिंग में उसी बॉर्डर पोस्ट पर। तो ये चलता भी रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों ओर से हो रहा है। बिल्कुल। और मेन मुद्दा कहीं ना कहीं बॉर्डर का है, पश्तून्स का तो है ही, क्योंकि वो दूसरी चीज देखिए इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया कि इन्होंने कुछ जगहों पर अपनी बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दी। ये बॉर्डर फेंसिंग कबूल नहीं है अफगानिस्तान को कि वहां पर क्योंकि पश्तून्स दोनों तरफ हैं और वो अलग कर नहीं सकते, उनको आपस में सब कुछ चलता रहता है। तो और इसके पहली बजाय नवंबर के आखिर में देखिए क्या किया था पाकिस्तान ने, तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा अफगानियों को, अफगानिस्तान के अफगानीज को उन्होंने वापस किया था। उन्होंने कहा कि ये जो है वो रिफ्यूजीज नहीं है, ये वो हैं, मतलब ये घुसपैठिए हैं जिनको कि यहाँ रहना है, क्या कोई ऑर्डर नहीं है, हक नहीं है, और इनको जो है उन्होंने उधर से रिपैट्रिएट किया है। तो वो जो है वो भी अफगानिस्तान को कबूल नहीं था कि इस समय ऐसे भेज रहे हैं इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं चलती रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अब थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, और जिसे कहते हैं आपसी मतभेद बढ़ गया है, और जो कहते हैं ट्रस्ट, एक दूसरे पर जो भरोसा है वो ख़त्म हो रहा है तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी चीज़, और खास करके देखिए जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया है, वहाँ पर जो है किसी ज़माने में माना जाता था कि ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है टेररिज्म का, क्योंकि हम अल-कायदा, टीटीपी, तहरीक तालिबान, जो भी इनके लीजिए सब वहाँ होते थे। तो वो इलाका तो हॉटबेड रहेगा अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो। और अफगान के गवर्नमेंट ने कुछ तालिबान जनरल्स को ब्लेम किया है कि ये कुछ जनरल्स हैं जो कि जानबूझ करके ऐसी हरकत करा रहे हैं, ऐसे करने के लिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये बोला है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन उनके आर्मी चीफ मुनीर ने तो, आसिम मुनीर ने बड़ा साफ बोला है कि हम किसी हद तक जा सकते हैं, अफगानिस्तान हो या जो भी हो। तो ये जो है थोड़ा सा इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर देखिए, इधर ही नहीं, आप ईरान के साथ आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की थी कि वहाँ भी ऐसा चल रहा है। भारत के साथ भी इनका चल रहा था, लेकिन जब भारत ने कुछ मुंहतोड़ जवाब दिया तब से शांत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा कुछ अब देखिए ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों से अगर पाकिस्तान ऐसे संबंध रखेगा तो लेके चल नहीं पाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा। और अभी अमेरिका ने भी इनको बोला है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है, 15 को हुआ, 17 को उन्होंने बोला है कि ये जो है दोनों को रेस्ट्रेंट दिखानी चाहिए, आपस में ऐसे नहीं करें, बातचीत करें। और पाकिस्तान को भी जो है ऐसी सिविलियंस पर गोले नहीं इस तरह दागना चाहिए, आपस में बातचीत कीजिए वहाँ से। आयरनिकली देखिए चीन जो दोनों तरफ है वो कुछ नहीं बोला है, उसकी उन्होंने कुछ भी किसी को कोई चीज़ इस पर नहीं बोले हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान एक्शन नहीं करेगा तो आइसोलेट हो जाएगा। भारत ने ऑलरेडी दिखा रखा है, अमेरिका ने भी दिखाया था रास्ता कि ये उसके यहाँ थे ही, और अफगानिस्तान से हो रहा है, ईरान से इस तरह चल रहा है, तो ये आइसोलेशन उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान शायद इसमें अपना फ़ायदा भी देख रहा हो, ये दिखा करके कि हमको बोला जा रहा था कि हम टेररिस्ट को अपने यहाँ रखे हैं, टेररिस्ट तो देखिए ईरान में हैं और अफगानिस्तान में हैं, और ऐसा कह करके ये चीज़ दूसरी तरफ मोड़ना चाहें कि हम तो टेररिस्ट को नहीं हाइड कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है तो हम विक्टिम हैं, हम इनको रखे नहीं हैं, और पलटवार कर रहे हैं। और ऐसा करके वो कहीं वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका से दोबारा फंड ना ले, सहायता करने की मदद चाहेगा। तो ये दोनों पहलू हैं इसके। भले ही एक दिन देर हुई, बट प्रधानमंत्री का भूटान दौरा हो ही गया। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे में देरी क्यों हुई, और चीन इसको लेकर क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है? अंकित देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा
इतनी बड़ी चीज मैं नहीं कहूंगा कि अगर रुक गया। वेदर बताया गया कि बिल्कुल, वो तो उस दिन था, साफ था, और लोगों ने, हम लोग की तरफ तो बहुत बारिश हाँ हो रही थी, हाँ, बिल्कुल कई जगह नुकसान था, कई जगह काफी नुकसान भी हुआ बारिश में, उससे खासकर फसलों का। लेकिन मुख्य चीज देखिए ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है प्रधानमंत्री का वहां जाना, या उनके प्रधानमंत्री का आना, जो आए थे अभी कुछ ही दिन, 4 दिन पहले ही तो गए, 17 को थे यहाँ, इनवाइट करके गए हैं। और ये हाई लेवल एक्सचेंज भूटान के साथ हमारा तो मतलब बिल्कुल जैसे कि ये नॉर्मल था कि ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। तो इसलिए शेड्यूल था 20, 21, 22 को, और कहा ये भी जा रहा था गवर्नमेंट उसमें भी कि आखिरी विजिट होगी प्रधानमंत्री की इलेक्शन से पहले, ये यही चल रहा था। और 20 मार्च को रुकना पड़ा जो मौसम की खराबी की वजह से, और लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और देखिए गए हैं वहाँ पर, और जाने का मतलब सिर्फ देखिए प्रधानमंत्री चाहे विदेश जाते हैं, चाहे अपने देश में जाते हैं, किसी भी जगह चर्चा में बन जाते हैं। चर्चा नहीं, मैं कहूँगा खाली मतलब ऐसे नहीं जाते सिर्फ कि हम विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी एम के साथ जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, और जो चल रहा है उसको देखने के लिए जाते हैं, उसको मापने जाते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पर। देखिए भूटान के साथ जो है 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं कुछ महीनों में। अभी जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री उनके आए थे, उनका डेलीगेशन आया था, जयशंकर भी वहाँ गए थे, इससे पहले काफ़ी पहले ऐसे तो गए ही थे जब चीन के साथ बातचीत चल रही थी। और अभी तक देखिए उनके प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने बल्कि खास करके धन्यवाद दिया था हमारे प्रधानमंत्री को कि भूटान के जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें 5,000 करोड़ का असिस्टेंस दिया है भारत ने। और भारत ने, मोदी जी ने उस समय भी ये बोला कि जो है हम इनके 13th आपका जो प्लान है उसमें हम और भी असिस्टेंस देंगे। हाइड्रो पावर का कोऑपरेशन काफी दिन से चल रहा है, भारत ने बोला क्योंकि वहां पर है बहुतायत इसकी, तो वहां से पावर बाई बैक भी करेंगे। और एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर आपको पता है उसकी भी एक फेज को तो इनॉग्रेट भी करना है उन्होंने। और वहाँ जो हाइड्रो पावर कोऑपरेटिव है वहाँ पर जो चल रहा है 1020 मेगावाट का है, जिसको लेकर के कि ये बहुत कयास चल रहे हैं और उससे फ़ायदा भारत को भी होगा। उसके अलावा देखिए रेल और रोड कनेक्टिविटी दोनों बढ़ाई जा रही है भूटान के साथ। 3 आपको पता होगा एडिशनल ट्रेड और मैन पावर की टूरिज्म हो चुके आ जाए। रेल से देखिए रेल कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल से हो रही है, यहाँ आई थिंक जलपाईगुड़ी अलीद्वारपुर वहाँ पे है। हाँ वहाँ से जो है ये लोग, अगर आप देखें वहाँ पाना घाट है, आई थिंक वेस्ट बंगाल है, पाना घाट से लेकर के और समता जो भूटान में वहाँ तक कर रहे हैं। और उधर कोकराझार से लेकर के आसाम में जा रहे हैं, आसाम तो वहाँ भी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कर रही है, तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज पर है जो चल रहे हैं। और जो विजिट से हैं, देखिए भूटान के साथ हमारी संधि है जिससे कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस इस मामले में हम एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। भूटान चीन के चंगुल में ना फंसे इसलिए भी ये दौरा देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक बार पहले बात की थी। ये एक चीज बीच में आई है जो मैं कहूँगा कि ये सारी चीजें तो हैं आपस की, आना जाना और मुलाकात और साथ में मदद, ये तो हमारे हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ है देखिए, मैं कहूँगा कि सिमरिंग पॉइंट्स, मतलब तो थोड़े जो विचलित करने वाले जो आपस में पॉइंट्स हैं, मतभेद तो नहीं कहूँगा, पॉइंट्स हैं। और यही है चीन का जो अब भूटान के अंदर पिछले कुछ सालों से हस्तक्षेप हुए जा रहा है, भारत के लिए एक तरीके से बिल्कुल। देखिए भूटान ने चीन जो है कि पिछले 7-8 सालों से देखा जाए, या मैं तो कहूँगा 10 साल से भूटान के कई इलाकों पर अपना कब्जा दिखा रहा था। बिल्कुल। और वो भूटान के भारत के साथ तो दिखा ही रहा था, कुछ ऐसे इलाकों में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन इलाकों में भी। और बीच में कुछ इनकी बॉर्डर मीटिंग्स चलती रही हैं। अब इन्होंने तकरीबन चीन ने अपने 10, 11, 12 नेबर्स के साथ तो झगड़ा था, कुछ जगह कर लिया है उसने काफी हद तक बॉर्डर सॉर्ट आउट, बट भारत और भूटान के साथ अभी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ समय से भूटान जो है
ये चाहता था कि ये किसी न किसी तरीके से हम जो है ये बॉर्डर अपना सॉर्ट आउट करें और ये जो बीच की चीज है ये निकालें। तो उनसे बातचीत इनकी लगातार चलती रही थी और इनकी 2021 में चीन जो है काफी प्रेशर डालता रहा है, नो डाउट, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली भी उनके ऊपर काफी कुछ करता रहा, मिलिटरली भी करता रहा। तो कहीं ना कहीं शायद भूटान को लगा कि समझौता करना ही ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में मेन प्रॉब्लम थी, तो स्वेब की बात बनी। भूटान ने कहा कि आप चीन ने कहा कि वेस्टर्न सेक्टर में हमें आप दे दो, हम ईस्टर्न का छोड़ देंगे। और ईस्टर्न में काफ़ी कुछ छोड़ रहा था, यहाँ कम ले रहा था। लेकिन जो जिसकी बात चल रही थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चुम्बी वैली, गलवान का इलाका जो कि मुख्य है, डोकलाम का इलाका। हालांकि डोकलाम पड़ता है भूटान के उसमें, बट हम वहाँ पर हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो इलाका। तो उसकी भी बातचीत चल रही थी कि वो इलाका चीन चाहता था। अगर चुम्बी वैली का इलाका और ये डोकलाम उधर चला गया तो हमारे लिए, खास करके जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए चिकन नेक एरिया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता अगर ईस्टर्न एरिया चीन को चला बिल्कुल, जाता है तो। और जो कि जिसमें कि चीन का इंटरेस्ट है। तो इन्होंने ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप भी बना लिए। 2021 में इनकी 25वें राउंड की बातचीत हुई और जिसमें इन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया आपस में, भूटान ने और चीन ने, जो था कि इसमें वो ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाएंगे। और जो 269 किलोमीटर का बॉर्डर है चुम्बी वैली और डोकलाम के साथ वाला, उसके ऊपर लग रहा था कि ये कुछ आगे बढ़ेंगे। और जो ईस्टर्न सेक्टर में 495 वाला है वो पूरा का पूरा चीन इनको दे देगा, ये चीन का सुझाव था। तो ये जो है भारत के लिए, भारत को मंजूर नहीं था और इस पर बात हुई थी। और आपको याद है पिछले साल हमारे एनएसए भी गए थे, फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, बातचीत इसमें हुई। और जैसे हमने कहा कि चीन तो आपको पता ही है अपना विस्तारवादी नीति जो उसकी है कि वो तीनों चीज़ों से, पैसे और डरा धमका करके, मिलिटरली हर एक चीज़ से वो कोशिश करता रहा वहाँ पर। और बॉर्डर पर उसने भूटान बॉर्डर पे भी अपने विलेजेस कई बना दिए हैं लोगों के लिए रहने के लिए। तो इस वजह से जो है देखिए ये चीज़ कुछ है जिसको कि हमें ध्यान देना जरूरी है। और हालांकि भूटान ने भी ये बोला है कि ये हमारे उनके साथ जो ट्रीटी है उसमें है कि कोई बात अगर वो ऐसे बॉर्डर की और डिस्प्यूट की करते हैं तो ट्राइपार्टाइट होगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगा था कि ये ट्राइपार्टाइट नहीं रहेगी, वो आपस की उनकी बातचीत चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये व्यू था। तो होपफुली कहीं हो सकता है कि भारत से भी कुछ कमी हो कहीं, तो हो सकता है अब ये चीजें दूर करने की कोशिश, ये चीजें अब दूर हो जाएंगी। और देखिए भारत को भी सीख लेनी पड़ेगी कि जो चीज तिब्बत के साथ हुआ था 1950 में, जो चीन ने 1949 में जब चियांग काय शेक की चली गई थी रिपब्लिक ऑफ चाइना से, पीआरसी रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, उसके बाद 1950 में ही चीन ने वहां पर अपना कब्जा किया था। और भारत से मदद भी मांगी तिब्बत ने, लेकिन भारत ने बोला कि नहीं, आप आपस में मिल करके, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई थे, वही चीज थी। इस वजह से तो वो चीज हम आज तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई भाई तो खत्म हो गया है। हाँ, भूटान और भारत तो भाई भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज जो है दोनों को समझना पड़ेगा, भूटान को भी समझना पड़ेगा कि चीन की विस्तारवादी नीति सिर्फ उतना ही लेके नहीं रुक पाएगी। अगर तिब्बत को कब्जा करेगा तो पूरा ये चाहेगा, अगर अरुणाचल को कहता है तो इनको भी पूरा कहेगा कि ये पूरा का पूरा है। तो भारत हर समय मदद करने को तैयार है। और भारत को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं कहूँ कि यही पहले नहीं है, इंदिरा गांधी भी लड़ाई लड़ी हैं, बट इस तरह की जो चीन को आंख दिखा देने की ताकत जो बिल्ड हुई है, सबने कंट्रीब्यूट किया है। 1971 से भी हम कुछ मजबूती है सीख करके 99 से हुए और आगे भी जा रहे हैं। तो ये भूटान को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो अकेला नहीं है और चीन उसका कुछ भारत के रहते हुए कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आखिर शी जिनपिंग के इतने करीब क्यों हो रहे हैं? कुल मिलाकर कहें कि ऑस्ट्रेलिया और चीन
इतने नज़दीक क्यों आ रहे हैं, जबकि इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव दोनों ही देशों के बीच में बढ़ने की खबरें लगातार आती रहती हैं, और फिर भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिल्कुल, अगर देखिए थोड़ा पीछे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया और चीन का संबंध पुराना है। इनफैक्ट 1909 में इन्होंने अपने संबंध स्थापित किए थे, और उस समय जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उस समय चलता था, और बाद में चियांग काई शेक वगैरह आए तब भी इनका संबंध वहाँ चलता रहा। और ये इन्होंने उस समय जब ये ताइवान में गवर्नमेंट चली गई थी तब भी जो है संबंध बना के रखे हुए थे। 1972 में जाकर के इन्होंने जो अभी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको रिकॉग्नाइज किया, जबकि 71-72 में सब फेमस आपको था, रिचर्ड डिक्सन गए थे 71 में, जब अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, तब इन्होंने चीन को रिकॉग्नाइज किया था, प्रेजेंट चीन को, और तब से इनके संबंध बने हुए थे। और उसके बाद भी ये साथ रहे हैं, एपेक में देखिए साथ है, एशियन जो ईस्टर्न एशिया समिट में साथ रहे हैं, G20 में साथ रहे हैं, और 2015 में इन्होंने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था आपस में। ट्रेड एग्रीमेंट इनका बहुत काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट चीन जो है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इनकी तकरीबन जो कहा तो ये जा रहा है कि कई ऑस्ट्रेलियन कंपनीज चीन में हैं, और चीन का भी वही है, यहाँ पर हैं। चीन का जो मुख्य है जो ऑस्ट्रेलिया से मिलता है रॉ मटेरियल्स, आयरन ओर है, सॉल्ट है, सल्फर है, सीमेंट, ऐसी चीज़ें वहाँ जाती हैं। और जो माइनिंग है इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की, उसमें चीन का काफ़ी कंपनियाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये मैक्सिमम जो है ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हुआ तेंग शाओपिंग जब थे चीन में, उन्होंने ओपन पॉलिसी, ओपन इकोनॉमी की, उस समय काफ़ी फ़ायदा हुआ था, तो उनसे इनके संबंध थे और चल रहे थे। बिल्कुल। तो इनको दोनों को फ़ायदा हो रहा था। कहा तो ये जा रहा था, मैं 2011 की रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, उसमें कहा जा रहा था कि उस समय जो ऑस्ट्रेलिया हाउस होल्ड है, हर एक घर में चीन की हिस्सेदारी तकरीबन $11,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी एनुअल। तो कहने का मतलब यह है कि चीन इतना ज़्यादा फायदा दे रहा था ऑस्ट्रेलिया को, और अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं या जो ट्रेड है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स, मीट प्रोडक्ट्स हैं, वाइन जिसके ऊपर बहुत बड़ा हुआ था, इन्होंने आगे चलेंगे ड्यूटी लगा दी थी चीन ने। तो ये सब चीज़ें थीं, लेकिन बाद में चल के जब थोड़ी विस्तारवादी नीति बढ़ी चीन की, तब ऑस्ट्रेलिया सशंकित हुआ, और तब इनके संबंध थोड़े बिगड़ने शुरू हुए। और 2018 में जो है ये थोड़े से संबंध कम होने शुरू हो गए थे, इस वजह से जब चीन की कंपनियां काफ़ी हो गई वहाँ पर, चीन के लोग हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो चीन ने डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स, काफ़ी अभी चीन के स्टूडेंट्स जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए, उनको और कंपनियों को डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसी चीज़ों में जब ये बढ़ा, तब इनके बीच की दूरियां बढ़नी शुरू हुई। तो तकरीबन 2018 में हुआ, और उसके बाद देखिए साउथ चाइना सी में इनके साथ भी डिस्प्यूट हुआ था। सोलोमन आइलैंड से चीन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक अपने साथ एग्रीमेंट, वहाँ पर अपनी प्रभुत्व जमाने का, तो वो भी नुकसान दे रहा था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो कोविड-19 में ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए चीन में। उस समय तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल चीन के खिलाफ खड़ा था। तो उस समय बल्कि चीन ने और सैंक्शंस लगा दिए थे उसके ऊपर, इनके ऊपर। और सितंबर 2021 में ऑकस ज्वाइन कर लिया था अमेरिका, यूके और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि बेसिकली ट्राइलेटरल मिलिट्री पार्टनरशिप थी इसके अगेंस्ट इंडो पैसिफिक में। और उसमें यह था कि एक न्यूक्लियर सबमरीन भी मिलेगी इनको। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिससे कि ये चीज़, और हांगकांग में मेंटेन किया अपना दूतावास, कॉन्सुलर एक्सेस ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो भी थोड़ा सा दरार था बीच में। तो ये जो चीज़ें चलती रहीं उनके बीच में 4-5 साल ये, और उसके बाद 2022 में कुछ रूल्स बना दिए उन्होंने, जिससे कि तकरीबन इनका, उससे पहले भी कि इन्होंने काफ़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के, खासकर वाइन्स के अगेंस्ट।
और भी कुछ इनके जो बार्ली था उसके अगेंस्ट, और तकरीबन 1012% से लेके 112 से 200% तक एंटी डंपिंग लगा दी। तो इस वजह से संबंध इनके खराब होते गए, जो एंटी डंपिंग टैरिफ वगैरह लगाई थी इन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया जो है, हालांकि उससे पहले BRI में भी था, लेकिन BRI ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम BRI से अलग हो जाएंगे जब ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन देखिए असली चीज वही आती है ट्रेड और उस पर। मेन बिजनेस पर्पस है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, देश है, बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। और देखिए आयरन ओर से लेकर के जो हमने अभी बात की थी, मीट, रॉ मटेरियल, वाइन, मैक्सिमम जाते थे। और इससे जो है से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से चीन जाता था, ऑस्ट्रेलिया से चीन, और 13 एंटी डंपिंग में तो $13 बिलियन का नुकसान मटेरियल्स भी ऑस्ट्रेलिया से चीन आते हैं। बिल्कुल, फिनिश गुड्स काफी आते हैं चीन से ऑस्ट्रेलिया। और तकरीबन $130 बिलियन का ट्रेड है इनका। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा नुकसान दोनों को पड़ रहा था। और मैंने कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए देखिए बीच में जो नई गवर्नमेंट आई यहाँ पर, अल्बनीज की जो अभी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि दबाव वाले, हाँ इससे जो है फायदा नहीं होगा, हमें मिल के रहना पड़ेगा। और ये अक्टूबर 2023 में गए थे चीन में, जहां उनको रेड कार्पेट विजिट मिली थी। और उससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन डिप्टी PM 2022 में वो मिले भी थे चीन के डिफेंस मिनिस्टर से, और उनकी भी बातचीत हुई थी। तो इस वजह से इनको एक डायलॉग ये चलता रहा। इनको लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, इनके प्रोडक्ट्स का बहुत नुकसान हो रहा है, उनके देश में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तब इन्होंने ये चीज़ ली। और जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का अब जो एक्सपोर्ट है $170 बिलियन है चीन को, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है देखिए। और ये 2023 की फिगर है, इसलिए मैंने कहा बढ़ गया जब से इन्होंने कुछ ड्यूटीज ऑलरेडी रिड्यूस कर दी थी चीन ने वहाँ पर। और ये जो विजिट है अभी 20 मार्च को, जहाँ पर जाके बहुत हाई लेवल विजिट है, 2017 के बाद पहली बार फॉरेन मिनिस्टर इनके चीन के वहाँ गए हैं। और उन्होंने हर एक चीज़ पर बात की है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि भाई कुछ डिफरेंसेज हैं, बट हम उनको दूर करेंगे आपस में मिल करके, और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन अभी भी बातचीत तो है, लेकिन देखिए जो सिमरिंग चीज है, इश्यूज हैं। बिजनेस के लिए दोनों साथ आए हैं। साउथ चाइना सी वाला अभी भी है, जो विस्तारवादी नीति के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, बिल्कुल, लेकिन बिजनेस है तो बिजनेस करना। इंडो पैसिफिक है, ये है, चाइना का ऑकस है, क्वाड है, इन चीजों को लेकर के। और ह्यूमन राइट्स का मेन वो है, चाइनीज जो कुछ ऑस्ट्रेलियन जो चाइना में हैं उनको जो उनके ऊपर काफी पाबंदी, एक दो तो जेल में भी जो कई सालों से केस चल रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स वगैरह लेके इश्यूज हैं। अब ये कितना चलेगा, ट्रेड तो चलेगा बिकॉज दोनों चाहते हैं, बाकी कितना आगे चलता है वो तो समय ही आगे बताएगा। बिल्कुल। तो ये था आज का सौर्यपथ कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।